नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। वर्तमान में देश की विडंबना ऐसी है कि कहीं भी संतुलन नहीं बन पा रहा है। न्यायपालिका, कार्यपालिका हर जगह कहीं न कहीं असंतुलित होते हुए नजर आ रहा है। वर्तमान में अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के बयान से पूरे देश भर में माहौल गर्म है। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं का क्या कहना है, इनका क्या विचार है उपराष्ट्रपति जी के बयान पे, आइए हम जानते हैं। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने कहा है कि वर्तमान में न्यायपालिका जो है सुपर संसद जैसा काम न करे। ये जो है दुर्भाग्य है देश का। देश किस दिशा में जा रहा है। धनखड़ जी ने गलत कहा है। संविधान जो बनाया गया है तीनों बॉडियों के लिए अलग अलग करके बनाया गया। सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत पर 3 शक्तियां दी गई हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। कार्यपालिका को जो पावर दी गई है, धनखड़ जी कार्यपालिका के हैं, कार्यपालिका के लिए कार्य करें। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी पावर का इस्तेमाल किया 142 या जिसके लिए भी धनखड़ जी ने दोनों बातें कही हैं, संविधान ने इस सरकार के पहले उन्हें बहुत सोच समझ के संविधान सभा ने 142 की पावर सुप्रीम कोर्ट को दी है, क्योंकि वो संविधान का संरक्षक उसको बनाया गया। इसलिए आर्टिकल 132 और 32 142 और 32 आर्टिकल संविधान सुप्रीम कोर्ट के इसीलिए दिया गया है कि जहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका चूकती है किसी कार्य में, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पावर दी गई है कि दोनों पर अंकुश लगाए, कोई गलत निर्णय या गलत कार्य न करे। इसलिए हमारे उपराष्ट्रपति ने जो बातें जिस उद्देश्य से कहीं वो गलत कही है। मेरे विचार में सुप्रीम कोर्ट को अपने हाथ में रहना चाहिए, कार्यपालिका को अपने हाथ में रहना चाहिए। कोई एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके की बात न कहे कि अगले स्टेप पे जाकर के दोनों में कल को लड़ाई पैदा हो, या इस तरीके कोई बात दोनों अपने अपने हाथ में रहें, अपनी अपनी बात करें। तो उपराष्ट्रपति ने जो ये बात कही है, मेरे विचार में ऐसा नहीं कहना चाहिए था उनको। उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट हमें ना बताए कि हमें क्या करना है और हमारे कार्यों को वो ना बताएं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहा गया है, इस आधार पर वो अपने विचार व्यक्त कर सकती है। कोई भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका ये नहीं कह सकती सुप्रीम कोर्ट को कि वो ऐसे आदेश पारित ना करे, क्योंकि वो स्वतंत्र बॉडी है और वो जहाँ देखती है कि देश हित या समाज हित के खिलाफ कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो वो सेक्शन 142 आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए संविधान व्यवस्थापिका के किसी भी ऑर्डर को या किसी भी कार्य को रोकने की क्षमता रखता है, क्योंकि उसको संविधान का संरक्षक 142 आर्टिकल के तहत ही कहा गया है। इसलिए जो धनखड़ साहब ने आज न्यायपालिका पर टिप्पणी की है, वो टिप्पणी सर्वथा गलत है, नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वो भी संवैधानिक जगह पर हैं और संवैधानिक जगह पर बैठने के बाद जब व्यक्ति ऐसा कहे, तो इस पे अधिवक्ताओं का क्या कहना है? हमको तो सिर्फ इतना कहना है कि यह राजनीतिक प्रेरित बयान जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति की देना छोड़ दें। ये सब राजनीति से प्रेरित बयान है और ये सुप्रीम कोर्ट राजनीति का अड्डा ना बनाएं तो बेहतर होगा। और बाकी सभी चीज़ें संविधान अगर पढ़ लेते धनखड़ जी तो उनको खुद ही क्लियर हो जाता, वो ये बोलते ही नहीं। अगर इतने ही संविधान के रक्षक बने हैं और एक जज के खिलाफ वो ये बोल रहे हैं कि उसकी FIR क्यों नहीं लॉन्च हुई, तो उनको सबसे पहले ये पूछना चाहिए था कि जिसके में एविडेंस के साथ वो ब्रजभूषण शरण सिंह चौहान के में धरना प्रदर्शन सभी हुआ और उसमें वो FIR के लिए नहीं बोल पाए थे, तब वो सो रहे होंगे हो सकता है। लेकिन इस तरह के बयान न्यायपालिका के विरुद्ध जाएंगे तो ये सामाजिक संरचना को प्रभावित करेंगे और संविधान और लोकतंत्र दोनों को प्रभावित करेंगे। ये लोकतंत्र के खिलाफ बयान है। इन सभी जो है विषय से इतर एक और प्रश्न था जो मेरे जहन में अभी आ रहा था। क्या वर्तमान में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक की ज़रूरत थी? हाँ, ये तो है, यहाँ हम सहमत हैं कि कोई भी देखिए, संसद को एक पावर दी गई है कि जो भी कानून वर्तमान में या पहले से चले आ रहे हैं या जब भी ज़रूरत हो नया कानून बना सकती है। आवश्यकता के अनुसार नया कानून पुराने कानून में संशोधन कर सकती है। संसद को या वर्तमान सरकार को या किसी भी सरकार को अगर लगता है कि इस कानून में संशोधन की आवश्यकता है, तो ये चुनी हुई सरकार है, उसको संशोधन करने का पूरा अधिकार है। और संसद ने जो ये कानून पारित किया है संविधान के दायरे में, संविधान में रहकर और संविधान के अनुसार उन्होंने ये कानून पारित किया है, संशोधित किया है।
मेरे हिसाब से कानूनी रूप से संशोधन एकदम सही है और संविधान के अनुसार है। गरीब अंबानी अडानी के लिए ज़मीनें ली जाएंगी, वो बहुत गरीब हैं क्योंकि उनके ऊपर लोन बहुत ज़्यादा है और उनके विशेष लगाव के कारण वो ये कहा गया होगा। बाकी गरीबों को दिल्ली में क्या मिला है, अभी हाल में चुनाव हुआ है, झुग्गी के बदले मकान मिल रहे थे, झुग्गियाँ भी तोड़ दी गई। बाकी सरकार की क्या नीयत है ये सामने दिखती है और इसमें कहने का क्या औचित्य है अब आप खुद ही समझ सकते हैं। बहुत इसमें हम लोग असहमत हैं जो ये चीज़ कह रहे हैं, क्योंकि पूरी बात नहीं बताना चाहते हैं या कहना नहीं चाहते। यहाँ पे जो पहले वक्फ बोर्ड जो बनाया गया है, पहले ये बताए कि वो वक्फ का जो ये बात का होता है कि हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमने वक्फ को दिया, वक्फ उसका यूज करे। ठीक, वक्फ पहले ये बताए कि जो प्रॉपर्टी उसको दी गई है अनरजिस्टर्ड है, उसके पास वो प्रॉपर्टी कहाँ से आई, किसने दिया। वक्फ पास ऐसा कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जिन ज़मीनों का नहीं है और लेके बैठा हुआ है, तो ये सरकार का अधिकार है कि जो ज़मीनें यूजलेस हैं वो उसको हम किसी और चीज़ के लिए यूज कर सकते, चाहे गरीब के लिए लें या किसी और उद्योग के लिए लें। ठीक है ना। तो वक्फ बहुत सारे अवैध रूप से जो जहाँ पे काबिज हैं, या ओवैसी को जो ज़मीन उन्होंने दे दिया, क्या ओवैसी गरीब है? ओवैसी आज के ज़माने में, आज के समय में ओवैसी के पास लाख करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हैदराबाद में वक्फ ने दिया है और उसकी जो किराया वो दे रहे हैं मुश्किल से हज़ारों में दे रहे हैं। ये बताए वक्फ पे वो ज़मीन कहाँ से, आज तक इनके पास क्लियर नहीं कि आधी ज़मीन है वक्फ पास ऐसी है कि वो बता नहीं सकता कि किस आदमी ने वो ज़मीन आपको दिया है। इतिहास में ये दर्ज है कि मुग़ल काल से पहले भी मुस्लिम शासकों रहे हैं और उसके पहले की भी मस्जिद और सभी चीज़ें में। ऐसे तो हमारे सभी धार्मिक चिन्हों पर सभी धार्मिक उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, किस किस चीज़ के कागज़ आप लाएंगे। 15वीं सदी से मस्जिद बनना शुरू हो गई थी, 15वीं सदी से पहले भी मस्जिद बनी थी, 15वीं सदी से पहले वक्फ की ज़मीनें भी थीं, लेकिन वक्फ बोर्ड बना बाद में। 1900 वक्फ का नियमन जो हुआ है वो हमारे आज़ादी के बाद हुआ है। नियमन बना पहले का था वो वक्फ बोर्ड, लेकिन उसका जो रेगुलराइज किया उसको वो उसके बाद किया गया है। ऐसी स्थिति में एक सबूत की बात नहीं हो रही है। बात ये सही कह रहे हैं कि ओवैसी हों, उस तरह के जितने भी बड़े लोग हैं, इनको ज़मीन देने का ये जो जैसे सरकार काम कर रही है वही काम वक्फ बोर्ड भी कर रहा है। तो ये दोनों तो आपसी लड़ाई उनकी हो गई है। अच्छी बात है कि गरीबों के हित में नहीं हो रही है, लेकिन हो रही है। ये गरीबों को हित का तो ध्यान रख के वक्फ बोर्ड पर कोई लड़ाई नहीं हो रही है। इसका उदाहरण आपके इलाहाबाद में ही है कि इलाहाबाद में वर्तमान सरकार ने यहाँ के माफिया की ज़मीन लेकर के वो ज़मीन मकान बनवाया और किसको दिया ये पूरा इलाहाबाद जानता है। उसी तरीके से ये जो बात कर रहे हैं कि 1500 के वक्फ कभी अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया वक्फ बोर्ड, वो भी इसलिए बनाया गया ताकि मुस्लिम खुश रहें। अदरवाइज 1500 के पहले भी शासन हुआ करते थे, वक्फ उसमें कभी नहीं था। वक्फ हमारे यहाँ मुस्लिम आए उसके बाद ही आया, उसके पहले भी हिंदू राजा थे, कभी इस तरीके नहीं होता था कि वक्फ को ज़मीन दे दो, वक्फ दूसरे का कब्जा करता रहे। वक्फ मुस्लिम के पहले भी यहाँ राजा हुआ करते थे और कभी किसी का ज़बरदस्ती नहीं लिया गया। ना कोई ऐसी संस्था थी वो ज़बरदस्ती हमने दिया 1 बीघा और उसके बाद वो बताने लगे कि नहीं आपने 4 बीघा दिया। ठीक है ना। तो जिन आदमियों ने वक्फ को ज़मीन दिया था उसके वारिस आज भी जिंदा हैं, जाके तहकीकात करे और इंक्वायरी करवाए। एक बात और वो कही जा रही है कि डीएम को पावर दे दिया गया, इसलिए गलत दिया गया। कोई भी सुप्रीम कोर्ट से ले तक मैंने कल भी कई डिबेट देखे चैनलों पे, किसी ने भी ये नहीं कहा, उसका आंसर इस तरीके से नहीं दिया कि जितने भी लैंड कानून है आपके यहाँ यूपी जेडे लागू है, अब यूपी रेवेन्यू कोड आ गए, सारे ज़मीनों के जितने भी हेड हैं वो कलेक्टर ही होता है, उसका जो फाइनल अथॉरिटी होता है वो भी कलेक्टर ही होता है। तो वो भी एक तरीके से अर्धन्यायिक के रूप में काम करता है। तो क्या आज की डेट में क्या जितने मुस्लिम पैरोकार हैं या जो वकील सुप्रीम कोर्ट में अपने बड़े बड़े वकील बता रहे हैं, क्या वो आज के डेट में वो यूपी रेवेन्यू कोड या किसी भी कानून का जहाँ जहाँ पे कलेक्टर को अथॉरिटी बनाया गया है, क्या उस सारे एक्ट से कलेक्टर को जुडिशियल बॉडी के रूप में हटा दिया जाएगा?
अगर आप ये मांग कर रहे हैं कि वक्त में कलेक्टर को जो दिया गया डिसाइडिंग अथॉरिटी प्रिसाइडिंग अथॉरिटी बनाया गया और गलत बनाया गया, तो जिन कानूनों में कलेक्टर को अथॉरिटी बनाई गई है आज की डेट में, कहीं कहीं अपीलेट अथॉरिटी है, कहीं कहीं ओरिजिनल अथॉरिटी है, और वो भी एक न्यायिक कार्य करता है और जज के रूप में उस समय कार्य करता रहता है, तो वो कानून कैसे गलत हो गया? ठीक है ना। तो इसलिए कलेक्टर को जो अथॉरिटी बनाई गई, जो लोग कर रहे हैं वो सही बनाई गई है। कई कानून में इस प्रकार की व्यवस्था है कि कलेक्टर अथॉरिटी होगा, जुडिशियल के रूप में, जुडिशियल ऑफिसर के रूप में वो कार्य करता है। वैसे भाई साहब हमारे सही कह रहे हैं, एकदम सटीक बात इन्होंने कही है, लेकिन मैंने सरकार की नीयत की बात सिर्फ की थी। सरकार का यूनिफाइंग सिविल कोड अगर आ गया होता तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़ती, लेकिन चूंकि छोटी थोड़ी चीज़ें दे करके मतों को प्रभावित करने की, ये सब सरकार की नीयति हम लोग भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि सरकार किस लिए क्या करती है, लेकिन हमारे आपके भले के लिए हम जो बात कर रहे हैं, यूनिफाइंग सिविल कोड उनका एक अच्छा वो था, अब उसको जुमला कह लें या जो भी, वो अगर इसको लागू कर देते तो सभी चीज़ों से ना वक्फ बोर्ड रहता, ना धार्मिक ट्रस्ट रहता, ना सब कुछ व्यवस्था रहती। ये व्यवस्थाएं खत्म होनी चाहिए कि मुस्लिम के लिए लॉ अलग है, हिंदू के लिए लॉ अलग है। साहबानो प्रकरण में भी यही मामला हुआ था। अब साहबानो प्रकरण में तो किसी ने सुप्रीम कोर्ट को गाली नहीं दी थी, लेकिन अब चूंकि लोग शक्तिवान हो गए हैं तो गाली भी देंगे, सब कुछ करेंगे। यहाँ आप गलत कह रहे हैं। साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरी सरकार ने उस पूरे फैसले को पलट दिया था। ये गाली नहीं है, महागाली होती है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दो। यहाँ केवल गाली दे के लोग रह जा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का पूरी तरीके से सम्मान किया हर जजमेंट पे, लेकिन यहाँ तो ऐसी सरकारें हुई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस दिन इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त किया था, इमरजेंसी लगा दी गई। ये भी किसी कोर्ट के कोर्ट को फैसले को पलटना है। साहबानो केस में भी यही हुआ कि 125 में जब गुजारा भत्ता देने की बात की गई तो उस कानून को बदल दिया गया किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को खुश करने के लिए। तो ये नहीं होना चाहिए, ये एकदम गलत है। यही मैं भी कह रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए कि एक कम्युनिटी के लिए अलग बिल पास हो रहा है, एक कम्युनिटी के लिए अलग बिल। चाहे कांग्रेस हो, कोई हो, कांग्रेस तो आज अपने किए का खा रही है, दौड़ तो रहे हैं सब। एक अंतिम प्रश्न, अब जब ऐसी चर्चाएं जब राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक अंतिम प्रश्न मैं रखना चाहूँगा, चूँकि आप सभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं। जो वर्तमान में सरकार पे तोहमत लग रही है कि सरकार जो है तानाशाही हो गई, तानाशाह हो गई, सरकार जो है डिक्टेटरशिप हो गई है, इस पे आप अधिवक्ताओं का क्या कहना है? सरकार ने कभी कोई डिक्टेटरशिप नहीं किया है। मेरे अनुसार सरकार एकदम कानून के हिसाब से चल रही है, कानूनन संविधान में रह कर के काम कर रही है। लेकिन जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं डिक्टेटरशिप चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है कि उनको ये लगता है कि सरकार एक पर्टिकुलर किसी वर्ग के लिए काम कर रही है। सरकार ने जितने भी योजनाएं लाई हैं, जो भी चीज़ें, जो भी कानून बताया, कोई भी आज की डेट में बता दे कि किसी मुस्लिम परिवार को मकान नहीं मिला, किसी मुस्लिम परिवार को अनाज नहीं मिला, किसी भी परिवार को कोई भी सरकारी योजना है जो मुसलमानों को न मिला हो। मैं उदाहरण हूँ एक ऐसे केस का, जो जब अखिलेश गवर्नमेंट थी तो एक लैपटॉप योजना आई थी। ये हुआ था कि इंटर के बच्चों को दिया जाएगा। मैंने PIL फाइल की थी जिस डिस्ट्रिक्ट बागपत का, उसमें जो रिकॉर्ड मेरे पास आए तो उसमें हुआ था कि अखिलेश गवर्नमेंट में जो भी स्कूल में बच्चे ने टॉप किया था, सबसे पहले वो लैपटॉप योजना दी गई मुस्लिम बच्चों को। उसके बाद जब बचा तो 2-4 यादव बच्चों को दे दिया। उसके बाद किसी OBC बच्चों को मिला ही नहीं। ये कह दिया कि बस ख़त्म है। इसी बात पे PIL डाली गई थी, वो आज तक उस PIL पे कोई आंसर नहीं आया। तो सरकार ने डिक्टेटरशिप नहीं किया। जो लोग मनमानापन कर रहे थे, उनको ये था कि केवल मैं जो काम करूं एक पर्टिकुलर वर्ग खुश रहे, सरकार ने वो बंद कर दिया। इसलिए लोगों को लग रहा है कि डिक्टेटरशिप कर रही है, क्योंकि पिछले 45 साल 50 साल का जो कथनी करनी में अंतर था, इस सरकार ने ख़त्म कर दिया है। लिहाजा लोगों को लग रहा है, अदरवाइज़ सरकार एकदम सही काम करे कानून के अनुसार। कुछ हद तक कुछ लोगों को हो सकता है अपने उस
भावना में या लगे कि हाँ सरकार गलत कर रही है, सरकार एकदम सही काम कर रही है, कोई किसी से भेदभाव नहीं कर रही है। सरकार भेदभाव कतई नहीं कर रही है। मुस्लिम हिंदू का ऐसा कोई भेदभाव नहीं। अगर ऐसा ही भेदभाव होता तो बोट क्लब पर हिंदू ही थी बेचारी, वो कबड्डी वाली जिनको लतियाया गया था और पुरस्कार प्राप्त थी, उन्होंने हिंदू देख करके भी वही काम किया था जो वो मुस्लिम के साथ करते हैं। और उसके बाद अभी हाल में उन्हीं के पार्टी के लद्दाख से आए थे जिनको रास्ते में रोका गया, फिर उनके साथ क्या क्या किया गया, केवल जनता को ये दिखाने के लिए कि चाइना ने कुछ नहीं किया है। अपनी बात सही साबित करती है सरकार, जो कथनी है वो करनी में, सिद्ध करने में कोई कमी नहीं छोड़ती, इसमें तो बात सही है। बात ये अलग है कि कर ना पाएँ, बकरी मरे या बचे, हमारी दौड़ भाग में कोई कमी हो तो बताओ, वही वाली कहानी है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये थे हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता बंधु, अधिवक्ता साथी, जिन्होंने अपने विचार रखे और वर्तमान में जो सियासत गर्म है, जगदीप धनखड़ को लेकर जो बयान चल रहा था उस पर भी इन्होंने अपना राय रखा, अपना अपना पक्ष रखा। सभी की कोई निंदा कर रहा है, कोई उनके पक्ष में है। सरकार पे भी जो तोहमत लगती है डिक्टेटरशिप की, तो इन अधिवक्ताओं का उस मुद्दे पे क्या कहना है, ये भी हमने आज के इस वीडियो में देखा। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें।